हेलो ऑल, दिस इज फाइनल पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री सीरीज ऑफ घटना चक्र प्रीव्यू। ठीक है, ये देखो ऐसी कुछ दिखती है ये प्रीव्यू। ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। हिंदी में इसको पूर्वालोकन बोलते हैं। बेसिकली ये प्रीव्यू है क्या? ये पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन होता है। लास्ट जितने भी 35 ईयर्स है ना, इवन उसके आगे के भी जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में, इवन यूपीएससी के भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस में कौन कौन से स्टेट, सारी जितने भी होते हैं, यूपी पीसीएस हो गया, यूके पीसीएस हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, ये हरियाणा हो गया। तो जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, तो सबका ये कंपाइलेशन होता है। और इसमें हम लोग जानते हैं स्टेट पीसीएस में क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं। यूपी का एमपी में पूछ लेता है, एमपी का झारखंड में पूछ लेता है, इस टाइप से होता है। बीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट पीसीएस निकालना है तो बिना पीवाईक्यू के कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें भी देखो कौन कौन से पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं, ये देखो लिखा हुआ है ना। आईएएस के भी होते हैं, यूपी पीसीएस के सारे एग्जाम्स के होते हैं। इवन सिर्फ पीसीएस के ही नहीं, आरओ वगैरह हो गया, यूडीए हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, है ना, तो बीईओ सबके ही होते हैं इसमें इंक्लूडेड। उत्तराखंड के भी होते हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, देखो लिखा हुआ है, सारे हैं। ठीक है, और इसमें भी लास्ट जितने भी आए हैं देखो 1992 से लेकर 2023 तक के। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। चलो देखते हैं गांधी जी के बारे में। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो पहले तो इनका सबसे पूरा पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका बर्थ कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। ईयर याद रखना। ठीक है, डेट तो याद रहती है बट ईयर भी पूछा जाता है। ओके, इनकी कहाँ पर पैदा हुए थे, पोरबंदर, गुजरात में है ये। ओके, इनकी प्राइमरी एजुकेशन राजकोट में हुई। उसके बाद इन्होंने मैरिज कर ली कस्तूरबा गांधी से जब ये 13 साल की उम्र के थे। इन्होंने बैरिस्टर की ट्रेनिंग ली, कहाँ से, द इनर टेम्पल, लंदन में है ये। ओके, फिर ये दीवान भी बने थे, वांकनेर एंड राजकोट के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना कि यहाँ के दीवान थे। इनको काबा गांधी भी बोला जाता है। ओके, फिर इन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई थी साउथ अफ्रीका में। ओके, टॉलस्टॉय फार्म अपने एक कलीग के साथ मिलकर बनाया था इन्होंने। एक न्यूज़पेपर भी लिखा था, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने, एक आश्रम बनवाया था फिनिक्स में। ठीक है, फिनिक्स कहाँ है, डरबन, ओके, साउथ अफ्रीका में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में, ये याद रखने हैं। फिर अगला देखते हैं। जब ये 24 ईयर्स के थे 1893 में, तो इनको डरबन में फिर से जाना पड़ा, है ना, साउथ अफ्रीका में। किसके लिए, एक केस लड़ रहे थे दादा अब्दुल्ला का। एक कौन थे, एक गुजराती ट्रेडर थे। ठीक है, तो 1893 में गए, उसके बाद ये 21 साल बाद वापस आए 1915 में। ठीक है, और जब ये आए थे 9 जनवरी को, तो उस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस। ओके, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछ सकते हैं। ओके, फिर आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही मेट जीके गोखले, है ना, यही इनके पॉलिटिकल मेंटोर भी थे। फिर इन्होंने पहला कौन सा सेशन था कांग्रेस का जिसमें इन्होंने पार्ट लिया था, तो वो था 1901 का। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आए 1915 में थे इंडिया वापस, बट ऐसा नहीं है कि उसके बीच में इंडिया वापस आए नहीं होंगे, है ना, परमानेंटली इंडिया वापस आ गए थे 1915 में। इनका पहला सेशन 1901 में था। ओके, इसी कांग्रेस सेशन में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था अफ्रीका के लिए। ठीक है, दिस सेशन वॉज चेयर्ड बाय दिनशॉ वाचा। ओके, इनका नाम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ में, है ना। जीके गोखले का भी वहीं पे पढ़ा था, सॉरी दादा भाई नरोजी का पढ़ा था वहीं पे, है ना। और कौन थे, एमजी रनाडे। इन तीन लोग का हम लोग नाम पढ़ते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में। ठीक है, फिर देखो ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल गांधी जी स्टार्टेड इन 1917 स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह एट बिहार। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस क्या था, ऐसे याद कर लो, केक होता है ना, है ना, तो ऐसे याद कर लो, इसमें ई हटा दो, तो सी ए के, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था। ओके, तो ये क्लियर हो गया। फिर देखते हैं, ये देखो चंपारण आ गया। ठीक है, चंपारण एंड खेड़ा ये दोनों फार्मर मूवमेंट थे। ठीक है, तो चंपारण क्या था, चंपारण में 3 कटिया सिस्टम चल रहा था, है ना। तो 3 कटिया सिस्टम हम लोग ने और कहाँ पे पढ़ा है, ये हम लोग ने इंडिगो रिवॉल्ट में पढ़ा था, है ना। तो उसी के लिए उसी वही था, ये ऑलरेडी हम लोग ये कवर कर चुके हैं। अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स गांधी जी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह। ओके, फिर इसमें क्या था, इसके बाद जब इनका मतलब रिकमेंडेशन आ गई थी इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो प्लांटेशन वर्कर्स अग्रीड टू रिटर्न द 25% ऑफ इलीगली कलेक्टेड मनी। ठीक है, तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो मान गए थे कि 25% इनको वापस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, पंडित राजकुमार शुक्ला, इन्हीं ने परसुएट किया था इनको, गांधी जी को, चंपारण आने के लिए, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, पंडित राजकुमार शुक्ला। ओके, और कौन कौन से लोग इनके साथ गए थे चंपारण, आचार्य जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण, राजकिशोर प्रसाद एक्सेट्रा। ओके, NG रंगा अपोज द गांधी जी सपोर्ट टू चंपारण मूवमेंट, तो ये भी याद रखना, ये जो NG रंगा थे ये अपोज इन्होंने किया था। ओके, फिर जबकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने टाइटल दिया था इनको महात्मा का। ओके, इसी चंपारण के टाइम पर ही। ठीक है, तो ये याद रखना, महात्मा का टाइटल किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया था, चंपारण सत्याग्रह के टाइम पर। ओके, उसके बाद क्या हुआ, चंपारण के बाद इनका नेक्स्ट मूवमेंट फिर अहमदाबाद में चला था। ये किसके अगेंस्ट था, ये कॉटन मिल
ओनर्स के अगेंस्ट था। ठीक है। तो जो यहाँ के कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे उनको प्लेग बोनस नहीं मिला था, ये लिखा है प्लेग बोनस। ठीक है, तो इसी के लिए था। तो गांधी जी ने कहा था कि आप लोग ट्रिब्यूनल में जाओ। ठीक है, और इसी के लिए उनको मतलब इनकरेज करने के लिए, वर्कर्स को इनकरेज करने के लिए ये खुद ही फास्टिंग पे बैठ गए थे, स्ट्राइक पे बैठ गए थे। ठीक है, तो बाद में फिर ट्रिब्यूनल ने इनको 35% कंपनसेशन का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, तो अब चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, नेक्स्ट खेड़ा में आ गई है। ओके, खेड़ा में क्या था कि क्रॉप्स का फेलियर हो गया था, उसकी वजह से अब ये दे तो पाएंगे नहीं क्रॉप्स, है ना। तो इसकी वजह से जो वहाँ के सरकार थी, ब्रिटिशर्स वगैरह थे, तो इनको कुछ लीनियंसी से नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि जो रेवेन्यू है वो तो तुमको देना ही पड़ेगा, क्रॉप फेल हो गए उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वहाँ पे था। इसी के लिए उन्होंने फिर लड़ाई करी गांधी जी ने। ये देखो, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ओके, तो हम लोगों ने चंपारण देख लिया, अहमदाबाद देख लिया, खेड़ा देख लिया। अच्छा, इनको ये जो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है ना गांधी जी को, ये किसने बोला था? ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ठीक है, कब? 1944 में। क्या बोला था? द फाइनल बैटल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस हैड स्टार्टेड, फादर ऑफ नेशन, वी नीड योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस ऑन दिस एक्सपेडिशन। ओके, तो ये टाइटल किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, फिर देख लो, सुशीला नायर वॉज द पर्सनल डॉक्टर ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो इनका नाम भी याद कर लेना, सुशीला नायर। ओके, अच्छा, इनको क्या हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में थर्ड एसी में जा रहे थे, है ना, सॉरी फर्स्ट एसी में जा रहे थे ट्रेन में, तो इनको उतार दिया गया था ट्रेन से। ठीक है, कौन से स्टेशन पे इनको उतार दिया गया था? उसका नाम इंपॉर्टेंट है, पीटर मार्टिसबर्ग। पीटर मार्टिसबर्ग। ओके, ये स्टेशन का नाम है। इस स्टेशन पे इनको उतार दिया गया था, क्यों? क्योंकि भाई मतलब उस टाइम पर रेसिज्म बहुत चल रहा था। ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम जो है ना, मतलब ब्लैक्स को और वाइट्स लोग बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो उसी के लिए इनको उतार दिया था। ठीक है, तो इसीलिए ये मीम वायरल हो रहा था जब अभी T20 वर्ल्ड कप में हराया था ना इंडिया ने साउथ अफ्रीका को, तो वहीं पे यही बोल रहा है कि गांधी जी को ट्रेन से क्या उतारा, है ना। चलो अब देखते हैं, चार्ल्स एंड्रयूज़, इनका दूसरा नाम क्या था? मतलब इनका निकनेम था दीनबंधु एंड्रयूज़। ठीक है, यही इनके साथ गांधी जी के साथ फिनिक्स आश्रम इन्हीं नहीं बनाया था। दीनबंधु का जो टाइटल था वो भी गांधी जी ने ही दिया था इनको। ओके, ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के 1925 और 1927 में। और जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उनके साथ यही गए थे। ठीक है, चार्ल्स एंड्रयूज़, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द ईयर 1934 ही रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस। ओके, उसके बाद फिर इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं करी थी। तो अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है कब तक थे गांधी जी कांग्रेस में, तो 1934 तक, उसके बाद उन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी थी। ओके, फिर देखते हैं। चलो, ये था पूरा गांधी जी के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभास। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें क्या याद रखना है? एक तो लोकेशन याद कर लेना कि वो कहाँ पे थी और किसने लीड करी थी। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक थी किसान सभा, ये किसने बनाई थी? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय। ओके, किसान सभा यूपी, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय। ओके, नेक्स्ट, सहजानंद सरस्वती, है ना, इन्होंने किसान सभा बनाई थी कहाँ पर? बिहार में। ओके, सहजानंद सरस्वती क्या बनाया? किसान सभा, कहाँ पर? बिहार में। ओके, इनकी सेवा देखकर इसीलिए इनको नाम दे दिया गया था किसान प्राण। ठीक है, ये मतलब फार्मर्स के लिए वेलफेयर का काम करते थे। ठीक है, इसलिए इनका निकनेम दे दिया था किसान प्राण। अच्छा, एक और ऑर्गेनाइजेशन थी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। ठीक है, एक बाद में इनका इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया किसान सभा कर दिया गया था। ये लखनऊ में ओरिजिनेटेड थी, वो भी इन्हीं नहीं फॉर्म करी थी। ओके, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे, मतलब ये इनके प्रेसिडेंट थे, फॉर्म नहीं की थी। और NG रंगा जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, अच्छा, फिर एका मूवमेंट, इसको लीड किसने किया था? मदारी पासा। ओके, इसका लोकेशन क्या थी? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर। ठीक है, मतलब यूपी वाला जो रीजन है। ओके, फिर अच्छा, इसके एक वो भी याद कर लेना, सीक्वेंस, है ना, कभी कभी सीक्वेंस पे अरेंज करने को दे देता है। तो जैसे ये किसान सभा थी, ये 1918 में थी। ओके, फिर ये ऑल इंडिया किसान सभा ये 1936 में थी। एका मूवमेंट 1921 था। ओके, तो ये भी एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेना, याद हो जाए तो अच्छी बात है। फिर वल्लभ भाई पटेल ने भी एक पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, कहाँ पर? बरदौली में। ठीक है, इसीलिए इसको बरदौली सत्याग्रह नाम दिया गया है। और यहीं पर जो वहाँ की वुमेंस थी ना बरदौली की, उन्हें इन्होंने टाइटल दिया था इनको सरदार। ठीक है, तो यहीं से इनका नाम पड़ गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, इन्हीं के ऊपर है पुलिस अकेडमी हमारी, है ना, जहाँ पे IPS की ट्रेनिंग होती है। लवासना किसके? लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर है। ठीक है, IAS वाली। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। इसका तो ईयर याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट क्या था? वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसको चेयरमैन कौन थे? जस्टिस सिडनी रॉलेट। ठीक है, 1917 में बनाई थी। बेसिकली ये किस लिए बनाई गई थी कि उस टाइम पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, है ना, तो उसको कर्ब करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएँ, इसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था कि आप मतलब जो भी वो होगा, संदिग्ध व्यक्ति होगा ना, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, उन सबको तुम अरेस्ट कर सकते हो बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता था? नो वकील, नो अपील, नो दलील। ठीक है, इसी को ही बोला जाता था, ये याद कर लेना।
रॉलेट एक्ट को। ओके, फिर रॉलेट एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड शैम्सफोर्ड, इनको याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो वैसे भी याद रह जाएंगे, इनका और कहाँ पे नाम आता है, जो 1919 के रिफॉर्म्स आए थे ना 1919 के, है ना, मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो चैम्सफोर्ड ये यही थे, वाइसरॉय थे ये उस टाइम पर। ओके, तो मोंटागू कौन थे, SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, फर्स्ट बोल्ड स्टेप ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स इन इसी के अगेंस्ट था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट बिग इवेंट मतलब नेशनल मूवमेंट कौन था गांधी जी का, अभी तक सब लोकल चल रहे थे, जैसे हम लोग ने देखा ना, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, तो ये लोकल मूवमेंट चल रहे थे। ऑल इंडिया लेवल पर पहला स्टेप कौन सा था, रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट। ओके, तो ये रॉलेट एक्ट देख लिया, अब देख लेते हैं जलियांवाला बाग। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919, ये पूरी की पूरी डेट याद करनी है, रटनी है, कई बार पूछ चुका है ये डेट, ठीक है। 13 अप्रैल 1919, इस दिन प्रोटेस्ट चल रहा था, किसके अगेंस्ट, दो पॉपुलर लीडर अरेस्ट हो गए थे, कौन कौन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इन ये दोनों अरेस्ट हो गए थे, तो इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। ओके, अमृतसर में ये। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन अच्छा बैसाखी का दिन भी था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जलियांवाला बाग में जब लोग इकट्ठे हो गए बहुत सारे, तो ये जो जनरल रेजिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है, इसको बस डायर याद रख लो, बाकी मत याद रखो, ठीक है। तो इन्होंने, डायर ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया ओपन फायर का, जितने भी अनार्म्ड पीसफुल गैदरिंग हो रही थी ना, उन पे ओपन फायर करवा दिया, ठीक है, जिसमें से कि ज़्यादा हज़ारों लोग मारे गए थे। ओके, तो यही था पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। आफ्टर द हार्ड डिसेक्टिंग मैसेकर एट जलियांवाला बाग, इसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल ऑफ नाइट था, है ना, वो रिटर्न कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये याद रखना, ठीक है। टाइटल ऑफ नाइट रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब वापस किया था, जलियांवाला बाग मैसेकर में। और शंकर नायर थे जो, है ना, शंकरन नायर, इन्होंने रिजाइन कर दिया था वाइसरॉय की काउंसिल से। हंटर कमीशन फॉर्म हुई थी इसी को इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। बट हंटर कमीशन ने भी उन पर कोई, ये जो डायर थे ना, उन पर कोई एलिगेशन लगाए नहीं थे, उनको छोड़ दिया था, ठीक है। तो फिर इसी की वजह से बाद में फिर डायर को किसने मारा था जाके, उधम सिंह ने, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में हम लोग ने पढ़ा था। ओके, इसका मूवी भी बनी थी। ओके, CH सीतलवड़, पंडित जगत नारायण एंड सुल्तान अहमद खान, ठीक है, इसके मेंबर थे, ये जो हंटर कमीशन बनी थी ना, इसके मेंबर थे ये सब। फिर देखते हैं, जनरल डायर वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ड्यूटी, ठीक है, उसको सिर्फ ड्यूटी से निकाला गया था, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे थे। ओके, और इनको बल्कि हीरो की तरह ट्रीट किया गया था इंग्लैंड में, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था, लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ओके, इसके लिए इनको सॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। फिर ये उधम सिंह भाई, इन्होंने बजा के फिर उनको मारा था, सर माइकल ओ डायर। ओके, तो यही था पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, अच्छा, इसमें मोंटागू थे उस टाइम पर, ये तो हम लोग ने देख ही लिया, 1919 की बात चल रही है, ठीक है, तो वही होंगे। फिर देख लेते हैं खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था, खिलाफत मूवमेंट बेसिकली, इसको बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि टर्की में एक किंग टाइप का समझ लो, कैलिफेट, ठीक है, मुस्लिम्स के कैलिफेट थे, उनको इन्होंने डिसमेंबर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। क्योंकि क्यों कर दिया था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, ठीक है, तो ये इनके अगेंस्ट में थे, तो ब्रिटिशर्स जब जीत गए तो उन्होंने टर्की को डिसमेंबर कर दिया था, मतलब उनके जो कैलिफेट थे उनको हटा दिया था थ्रोन से। तो इसी बात की लड़ाई थी, मुस्लिम इनसे गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना, उनको बहुत मानते थे, सुल्तान ऑफ टर्की बोलते थे उनको। ओके, तो इस वजह से गुस्से में थे मुस्लिम लोग, तो इसी के अगेंस्ट पूरा खिलाफत मूवमेंट था। तो गांधी जी की भी एंट्री हो गई थी उस टाइम पर, तो गांधी जी ने देखा कि अच्छा मौका है कि जितने ही मुस्लिम्स हैं उनको साथ मिला सकते हैं इसके बहाने, खिलाफत मूवमेंट के बहाने, ठीक है। और होम रूल लीग तो चल ही रहा था, है ना, तिलक और एनी बेसेंट वाला, ठीक है। तो मास मूवमेंट की ज़रूरत थी, तो वो उन्होंने, गांधी जी ने एक मौका ढूंढा और इसको अपने आप मतलब इनके जो NCM था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके साथ मर्ज कर लिया, ठीक है। इसी वजह से हम लोग देखेंगे NCM में जो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये था पूरा खिलाफत मूवमेंट। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन मेंबर्स थे। शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खान, हज़रत मोहानी एंड डॉक्टर अंसारी, ठीक है, ये सब खिलाफत कमेटी के मेंबर थे। ये देखो वही बताया, सुल्तान ऑफ टर्की, कैलिफेट ऑफ मुस्लिम एम्पायर बाय द इंडियन मुस्लिम्स। गांधी जी लोग, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो भी बताया इनको मुस्लिम यूनिटी के लिए, ठीक है। और क्या था, ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट हाकिम अजमल खान डिनाउंस द टाइटल ऑफ हाजिक उल मुल्क। ओके, तो ये याद रखना, हाजिक उल मुल्क, इसका टाइटल इन्होंने रिनाउंस कर दिया था, वापस कर दिया था हाकिम अजमल खान ने, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अगेंस्ट द लिंकिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट टू नेशंस फ्रीडम, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्ट में नहीं थे कि आप NCM और खिलाफत मूवमेंट को मर्ज करो, ये इसके अगेंस्ट में थे। बट ही सजेस्टेड गांधी जी नॉट टू ब्रिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ही वॉज अगेंस्ट द गांधी जी पार्टिसिपेट, भाई बोल रहा है, ठीक है। तो ये था खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं NCM, ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर दिया था उसी के साथ। तो इसका 1920 में हुआ था पहले, तो ये याद रखो। ओके, गांधी जी लॉन्च्ड NCM ऑन 1 अगस्त 1920, ठीक है। तो ईयर याद कर लो बस, बाकी ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बंगाल एंड नदर्न इंडिया, ये इसी रीजन में ज़्यादातर कंसनट्रेटेड था, ठीक है, साउथ में इतना नहीं था। ओके, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने
कोर्ट छोड़ दिया था, ठीक है, बॉयकॉट कर दिया था कोर्ट को, और सब इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे। ओके, इन्होंने बोला था गांधी जी ने कि अगर आप मेरी बताई हुई बातों पे चलते रहोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्रीडम 1 साल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। द प्लान वॉज प्रिपेयर्ड फॉर अ टोटल बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट टाइटल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन गुड्स, ठीक है। तो ये सब बॉयकॉट करने का था और कोर्ट भी बॉयकॉट कर दी थी लोगों ने। तो ये था एनसीएम हमारा मूवमेंट। अच्छा, इसमें कम्युनल यूनिटी भी थी जो हम लोगों ने भी देखा, खिलाफत मर्ज हो गया था इस वजह से, क्योंकि मासिव पार्टिसिपेशन था मुस्लिम्स का। एट द टाइम व्हेन गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया, ब्रिटेन वॉज एट वर्ल्ड वॉर। ही सपोर्टेड ब्रिटेन इन द वॉर फॉर विच ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ केसर-ए-हिंद, ठीक है। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर इन्होंने उनको साथ दिया था गांधी जी ने ब्रिटेन का, इसी वजह से इनको टाइटल दिया गया था केसर-ए-हिंद, ब्रिटिशर्स ने दिया था। तो इसको भी इन्होंने वापस कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। ओके, और क्या था, ये जो जमन लाल थे, जमन लाल बजाज, ठीक है, जमन नहीं होगा, ये जमना लाल बजाज होगा, ठीक है, स्पेलिंग है, जमना लाल बजाज, इन्होंने भी एक टाइटल राय बहादुर का वापस कर दिया था, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो टाइटल्स है ना वो सारे कब किसने डिनाउंस किए, है ना, तो उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए याद करना पड़ेगा। तिलक सपोर्टेड द एनसीएम बट हिज डेथ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मूवमेंट मेड हिम अनेबल टू सी द फ्रूट्स ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। मतलब जिस दिन एनसीएम स्टार्ट हुआ उसी दिन तिलक की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो वो देख नहीं पाए थे। अच्छा, एनसीएम का एंड कैसे हुआ, चौरी चौरा मूवमेंट, सॉरी मूवमेंट नहीं, इंसिडेंट। ओके, तो बेसिकली क्या था, चौरी चौरा एक प्लेस है, कहाँ पर, गोरखपुर के पास में, यूपी में, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने फायर कर दिया था पब्लिक पर, तो पब्लिक गुस्से में आके पुलिस वालों पर मतलब मारपीट करने लगी और पूरे जो भी पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी थी, ठीक है। तो ये वायलेंस देख के गांधी जी गुस्सा गए, उन्होंने ये जो एनसीएम था वो वापस ले लिया, ठीक है। तो यही था चौरी चौरा मूवमेंट, सॉरी इंसिडेंट, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या कहा था कि हमको क्रिएटिव प्रोग्राम्स पर फोकस करना चाहिए रादर देन मूवमेंट और प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ एक डिफरेंट ओपिनियन था। ओके, और उन्होंने क्या कहा था कि जो बर्निंग ऑफ क्लोथ्स है, मतलब हम लोग एनसीएम में क्या कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन, है ना, उनके मतलब जितने भी उनके क्लोथ्स वगैरह हैं तो हम लोग लेते हैं, उन सबको बर्न कर दो, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था ये बर्न करना तो मतलब फालतू की बातें हैं ना, ये बर्निंग तो रिसोर्सेज का बर्बादी है ना, रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो, तो इस पर कोई वाइस डिसीजन नहीं है, दिस इज अनवाइस एंड स्टर्न वेस्ट, ये कहा था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके, एनसीएम के टाइम पर। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद थोड़ा शांति हो गई थी, है ना, उसमें भी दो पार्ट डिवाइड हो गए थे। अब देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, 1920 से लेके 1922 तक। ओके, अब इसके बाद कोई भी मूवमेंट, मेजर मूवमेंट नहीं होगा, मास मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद सीधे फिर साइमन कमीशन ही आएगा, कब आएगा, 1927 में, तब जाके थोड़ी हलचल मचेगी। तो ये जो बीच के 5 साल है ना, 1922 से 27 तक, इसमें कुछ मेजर एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ था, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे कांग्रेस, है ना। बट इस बार सूरत स्प्लिट की तरह ये लोग चाहते थे कि मतलब सूरत स्प्लिट की तरह ना हो, है ना। उसमें क्या हुआ था, फिर टोटल इनएक्टिविटी हो गई थी। तो इन्होंने आपस में ही पहले सूरत स्प्लिट में तो क्या हुआ था कि एक्सट्रीमिस्ट को बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया था कांग्रेस से। बट इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस से के अंदर ही 2 पार्टी डिवाइड हो गई थी, ठीक है। कौन सी 2 पार्टी, एक थी जो बोल रही थी हम लोग को काउंसिल में एंट्री लेनी चाहिए, है ना, और एक बोल रही थी नहीं, हमको काउंसिल में एंट्री लेंगे तो फिर हम भी जाके करप्ट हो जाएंगे, पावर एक बार हाथ में आ जाएगी तो फिर हम लोग करप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही डिवाइड हो गए थे, स्वराजिस्ट एंड नॉन स्वराजिस्ट। ओके, अब देखते हैं, तो ये जो स्वराजिस्ट थे ना, उन्हीं ने ये स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी। अब देखो, लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोथ एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल वर इस्टेब्लिश्ड, है ना। 1919 का जो रिफॉर्म था उसमें दोनों जगह लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हो गई थी, सेंट्रल में भी प्रोविंशियल में भी, ठीक है। तो वही ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, ये जो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने ये उसमें थे, मतलब जो बोल रहे थे ना कि हम लोग को अंदर से रिफॉर्म लानी चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो वही ये सब लिखा हुआ है। CR दास, देन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट एंड फॉर्म द पार्टी, ठीक है। इन्होंने पार्टी बनाई थी कौन सी, स्वराज पार्टी, 1923 में, किसके साथ, मोतीलाल नेहरू जी के साथ। ओके, CR दास इसके प्रेसिडेंट बन गए थे, मोतीलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी। ओके, वैसे ही मद्रास में जो स्वराज पार्टी बनी थी वो किसने बनाई थी, श्रीनिवास अयंगर, और NC केलकर भी इसका पार्ट थे स्वराज पार्टी का, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्शन ऑफ विट्ठल भाई पटेल एज ए स्पीकर, इनको स्पीकर बना दिया गया था, ये मेजर अचीवमेंट था इनका। ओके, और जो CR दास थे उनको देशबंधु भी बोला जाता है, ठीक है, देशबंधु मतलब द फ्रेंड ऑफ नेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन, है ना, इसका ईयर याद रखना 1927, ये कई बार सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, 4 चीज़ें दे रखी होती हैं, इनको सीक्वेंस में लगाओ, उसमें साइमन कमीशन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो 1927 ये ईयर याद रखना। बेसिकली साइमन कमीशन क्या था, 1900, इसको समझ लेते हैं बैकग्राउंड, 1919 में रिफॉर्म्स आए थे, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो उसमें क्या प्रोविजन था कि 10 साल के लिए था, 10 ईयर्स के लिए। तो 1929 में फिर से रिफॉर्म्स आने थे, है ना। तो इसी रिफॉर्म्स के लिए ही साइमन कमीशन फॉर्म हुआ था कि इस रिफॉर्म में क्या क्या होना चाहिए। अब इसमें दिक्कत क्या थी, साइमन कमीशन को सबने बॉयकॉट क्यों किया, है ना। बॉयकॉट इसलिए किया क्योंकि इसके जितने भी मेंबर्स थे वो सब वाइट थे, वाइट मतलब ब्रिटिशर्स थे। तो इसी बात के लिए इनको बॉयकॉट किया गया कि तुम हमारे लिए रिफॉर्म्स ला रहे हो और हमें को इंक्लूड नहीं किया, है ना। इसमें कोई भी एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सब वाइट मेंबर थे। और कितने टोटल मेंबर थे, 7 मेंबर्स, 7 वाइट मेंबर्स।
ओके, तो ये था पूरा साइमन कमीशन। देखो पढ़ लो, ऑल वाइट कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन वो सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर, अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये भी याद करना है, स्टैनली बेल्डविन। ओके, जब साइमन कमीशन आया था तब पीएम इंग्लैंड के कौन थे, स्टैनली बेल्डविन। अब ये देखो वही सब लिखा हुआ है, जॉर्ज साइमन थे, 7 मेंबर थे, वाइट कमीशन था, ठीक है। इस कमीशन का अराइवल कब हुआ था, 3 फरवरी 1928, ठीक है। अब ये जॉन साइमन थे, ये लिबरल पार्टी से थे, ठीक है। जबकि जो क्लेमेंट एटली थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, वो भी इसका पार्ट थे, ठीक है। तो मतलब जो जब इंडिपेंडेंस मिली ना इंडिया को, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली, वो भी इस वाइट कमीशन का पार्ट थे, साइमन कमीशन का। ओके, ये लेबर पार्टी से आते हैं। ओके, तो ये हो गया साइमन कमीशन लिबरल पार्टी से, क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से आते हैं। फिर नेक्स्ट, अच्छा इसी में ये भी देख लो, जब साइमन कमीशन आया था ना तो लोगों ने साइमन गो बैक का नारा लगाया था, ठीक है। और ऐसे ही पंजाब में भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहाँ पे लाजपत राय भी पार्ट लिया था इन्होंने भी। तो इन्होंने क्या किया था, मतलब इनकी सर पर लाठी लग गई थी, लाठी चार्ज की वजह से, तो इसकी वजह से इनको फैटल इंजरी हो गई थी सर में, इसकी वजह से फिर इनकी डेथ हो गई। ओके, इनको और पंजाब केसरी भी बोला जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी के रिस्पॉन्स में फिर नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि हम लोग, मतलब जो कांग्रेस थी वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन ने ऐसा कुछ दिया नहीं, ठीक है। एक साइड नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, ठीक है। हेड किया था मोतीलाल नेहरू ने, तो जवाहरलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे, ठीक है। इसमें टोटल 9 मेंबर्स थे इसमें, जिसमें कि 2 मुस्लिम मेंबर्स भी थे, ठीक है। बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि उनको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है। इसी वजह से फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू जी गुस्सा हो जाएंगे, वो बोलेंगे हमको नहीं डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, चलो, दिस रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड द फंडामेंटल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। क्या क्या, जैसे कि ये देख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, असेंबली हो गया, फ्रीडम ऑफ पब्लिश न्यूज़पेपर हो गया, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट की शुरुआत यहीं से हुई थी, नेहरू रिपोर्ट से। अच्छा, 1928 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग फाउंड करी, है ना। जो भी बताया ना, जवाहरलाल नेहरू गुस्सा हो गए थे कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उसी के लिए गुस्सा होकर अलग हो गए थे। इन्होंने बनाई थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके, इंस्टेड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। अब देखो नेक्स्ट, एक कलकत्ता सेशन भी हुआ था 1928 में ही, है ना। उसमें बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया गया था कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसकी आप रिकमेंडेशन मान लो, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम लोग मास मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, ठीक है। बट फिर वही हुआ कि ब्रिटिशर्स ने तो कुछ सुना नहीं, तो इसी वजह से फिर पूर्ण स्वराज लॉन्च हुआ था, ठीक है। लाहौर सेशन में इसको एंडोर्स किया गया था, इसको हेड किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ओके। और इसी के मिडनाइट में इंडियन फ्लैग भी होस्ट हुआ था, किसने किया था, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि, ओके। इसी वजह से 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। जबकि काम तो कब हो गया था, 26 नवंबर को ही काम पूरा हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 2 महीने इसीलिए रुके थे क्योंकि पूर्ण स्वराज डे वाले दिन हम लोग को ये बनाना था, ओके। अगला देखते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कब हुआ था, 1930, ठीक है। महात्मा गांधी बॉस, इनको लीडरशिप दे दी गई थी महात्मा गांधी को, ठीक है। इसमें पहले तो ये याद कर लो, मतलब ईयर याद कर लो 1930, ओके। किसने लीडरशिप किसके हाथ में थी, महात्मा गांधी के हाथ में, ठीक है। इसको स्टार्ट कैसे किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इसको स्टार्ट किया था डांडी मार्च से, ठीक है। तो जो गांधी जी का फेमस डांडी मार्च है उसी से स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ से कहाँ तक था डांडी मार्च, साबरमती से डांडी तक, ठीक है। डांडी मार्च बेसिकली क्या था, ये लोग जो सॉल्ट लॉ थे उसको वायलेट करना चाहते थे इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सॉल्ट लॉ क्या था कि लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी, मतलब जो सॉल्ट होता है ना, उसको नहीं ला सकते हैं, उसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उस पर भी टैक्स लगता था, ठीक है। तो उसी को वायलेट किया था इन्होंने, ओके। कब स्टार्ट हुआ था, इनकी 24 डेज़ की जर्नी थी, है ना, ये याद कर लेना, बीपीएससी में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो डांडी से चल के, सॉरी साबरमती से चल के डांडी पहुंचे थे कब, 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। इस दिन उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, सॉल्ट का लंप उठाकर, ठीक है। ये बेसिकली एक सिंबल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने का, ओके। और क्या था इसमें, सुभाष चंद्र बोस, इसी में इन्होंने कंपेयर किया था, इनकी जो मार्च थी ना, ये डांडी मार्च, इसको इन्होंने कंपेयर किया था मार्च ऑफ नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस, ठीक है। ये भी फेमस है, मार्च ऑफ नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस, इसको कंपेयर किया था गांधी जी के डांडी मार्च से, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, ओके। अच्छा, ये जो मूवमेंट था इसको तमिलनाडु में लीड किसने किया था, राजगोपालाचारी, ओके। फिर डांडी मार्च के बाद इनका क्या प्लान था गांधी जी का कि धरसाना सॉल्ट गोडाउन, इस पर मतलब दावा बोलेंगे, ठीक है, इस पर रेड करेंगे। तो इसकी वजह से इनको गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया रेड करने से पहले ही। तो गांधी जी के बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया था, इनके बाद लीडर कौन होगा, अब्बास त्याबजी, ठीक है। तो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इनके बाद कौन लीडर बना, सरोजनी नायडू, ठीक है। तो इन्होंने फाइनली जाके रेड की धरसाना सॉल्ट गोडाउन को, ठीक है। ये जो पूरा इंसिडेंट था ये वेब मिलर, ठीक है, इन्होंने, ये अमेरिकन रिपोर्टर थे, इन्होंने कवर किया था। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब जितना भी ये पाकिस्तान वाला एरिया है ना, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन थी खुदाई खिदमतगार, ये किसने फाउंड करी थी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इसको रेड टी शर्ट भी बोला जाता है, रेड टी शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। तो ये याद रखना किसने करी थी, खान अब्दुल गफ्फार खान।
अच्छा, जो मणिपुर में भी इसका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, इसका बड़ा रोल था। इसको किसने लीड किया था? गैडिन ल्यू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी एज सिर्फ 13 उम्र की थी ये जब इन्होंने इसमें पार्ट लिया था। ओके, ये नागा ट्राइबल वुमेन थी। द मूवमेंट लेड बाय हर इज कॉल्ड जिया तरंग मूवमेंट। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही नाम था यहाँ पर मणिपुर में, जिया तरंग मूवमेंट। किसने लीड किया था? लेडी गैडिन ल्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गांधी अर्विन पैक्ट। अब इसका भी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बेसिकली क्या था, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था ये बहुत ही तेज़ी पकड़ रहा था, है ना, इसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा था। तो इसी की वजह से जो उस टाइम पे अरविंद थे वाइसरॉय, उन्होंने गांधी जी को बुलाया। ठीक है, गांधी जी अरेस्ट हो चुके थे, तो गांधी जी को जेल से छोड़कर इन्होंने इनको बुलाया कि चलो बैठकर बातें करते हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसको इन्होंने अरविंद ने क्या प्रपोज किया कि चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, उसमें आपकी बातें सुनेंगे, आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो यही था गांधी अरविंद पैक्ट। बेसिकली गांधी जी ने क्या कहा था कि मतलब अरविंद ने पहले क्या कहा था ये देख लेते हैं। अरविंद ने कहा था कि एक तो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाइए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दीजिए। ये दोनों डिमांड थी अरविंद की। ठीक है, तो ये दोनों डिमांड गांधी जी ने मान ली थी। अब ऐसी कौन सी, मतलब क्यों मानी गांधी जी ने? गांधी जी ने भी अपनी डिमांड रखी, जैसे क्या क्या कि एक तो वो मतलब ये जो लीडरशिप है ना, उसको ये लोग विड्रॉ कर लेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक तो ये बंद कर देंगे, ये बोला गांधी जी ने। और बोला अरविंद से कि जितनी प्रिजनर्स ऑफ वॉर है ना, जिनके पास मतलब जिनके ऊपर वायलेंस का चार्जेस नहीं है, उन सबको छोड़ दो। ठीक है, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं उसका हम लोग को राइट दो, उसके लिए आप हमको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। और जो सॉल्ट बना रहे हैं, मतलब सॉल्ट पर जो टैक्स लगता है उसको भी हटा दो। ठीक है, मतलब हम लोग खुद कंजम्पशन के लिए परमिशन दे दो कि हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं। ओके, और क्या था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मान गए थे गांधी जी। तो ये था पूरा गांधी अरविंद पैक्ट। ओके, अच्छा, लोग इससे गुस्सा थे गांधी अरविंद पैक्ट से। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, है ना, इनका मतलब इनको फांसी दी जा रही थी, तो इसको नहीं रोक पाए थे गांधी जी, जबकि इनके पास मौका था कि मतलब एक तरह से अरविंद झुक गए थे इनके सामने, गांधी जी के सामने, कि आप किसी भी तरह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चाहते तो गांधी जी रोक सकते थे इनका जो फांसी थी, बट फिर वही था कि गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट में थे, है ना, और भगत सिंह ने तो बॉम्ब फेंका था, तो इस वजह से वो गांधी जी ने नहीं रोका। ठीक है, ये तो वही लिखा हुआ है ये। ओके, कि पीपल क्यों डिसअपॉइंटेड थे। अब देखते हैं कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, है ना, इसमें क्या था कि जो कराची सेशन था 1931 का, ठीक है, इसमें वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इसी में गांधी अरविंद पैक्ट को पास किया था। मतलब बेसिकली क्या था, इसमें बोला था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग पार्ट लेंगे। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी देख लो, जिसमें टोटल 3 हुई थी, है ना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था। ठीक है, सेकंड में कांग्रेस ने पार्ट लिया था, कांग्रेस में भी किसने? महात्मा गांधी जी ने। ओके, और थर्ड में फिर से कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था। ठीक है, अच्छा, ऐसे कौन है जो तीनों में पार्ट लिया था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड? तो B.R. अम्बेडकर। ओके, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट सेशन वेयर पूर्ण स्वराज वाज डिफाइंड। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, इसको डिफाइन किया गया था इसी सेशन में, कराची सेशन में। तो ये दो चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो गांधी अरविंद पैक्ट पास किया था और पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया था। और जो रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है, वो भी यहीं पे पास हुआ था, मतलब पास नहीं, सॉरी, ड्राफ्ट हुआ था। किसने ड्राफ्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू। और किसकी हेल्प ली थी इन्होंने? M.N. रॉय की। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी भी। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें हुई थी इसमें कराची सेशन में। बेसिकली क्या हुआ था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो गांधी अरविंद पैक्ट पास हुआ, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, गांधी अरविंद पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको ड्राफ्ट किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, विद द हेल्प ऑफ M.N. रॉय। ओके, इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस टर्म को पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज बोला था, कराची सेशन को। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का बता ही दिया। ठीक है, 3 हुई थी। अच्छा, केटी पोलंग रिप्रेजेंटेड द क्रिश्चियंस को किसने किया था रिप्रेजेंट? केटी पॉल। ओके, महात्मा गांधी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी बता दिया। ओके, इसी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन थे? सरोजिनी नायडू थी, मदन मोहन मालवीय थे, एनी बेसेंट भी थी। ठीक है, B.R. अम्बेडकर तो तीनों में ही थे, ये देखो वही लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। बेसिकली कम्युनल का अवार्ड क्या था वो समझ लेते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्या हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो तो फेल हो गई थी, है ना। फेल भी क्यों हुई थी? इसमें एक क्वेश्चन मतलब डेडलॉक हो गया था, किसके बीच में? B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में। किसको लेकर? दलित तो नहीं, मतलब बोल सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर बहस हो गई थी, डेडलॉक हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ के जो PM थे रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने कहा कि इसका आप कुछ सॉल्यूशन निकालो आप लोग आपस में, नहीं तो फिर हम कुछ करेंगे। तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाया। ओके, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया। अब अवार्ड दिए, कोई वो प्राइज़ वाला अवार्ड नहीं है, ये कम्युनल अवार्ड एक तरह का, मतलब समझ लो अग्रीमेंट टाइप का समझ लो, डिसीजन था इनका। इन्होंने क्या कहा कि हम लोग सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, सिर्फ मुस्लिम्स एंड सिख्स, इन दोनों को सेपरेट इलेक्टोरेट देते थे। ठीक है, बट इसके बाद B.R. अम्बेडकर का इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी कम्युनिटीज़ को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने लगा। जैसे कि किसको? दलित्स हो गए, है ना, क्रिश्चियंस हो गए, इन सबको देखो लिखा हुआ है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट देने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी वापस आ गए थे
और इन्होंने फिर से CDM स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने CDM स्टार्ट किया, इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, और जेल में डाल दिया, ठीक है। कौन से जेल में? येरावड़ा जेल में, येरावड़ा, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ, कम्युनल अवार्ड के खिलाफ इन्होंने फास्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। येरावड़ा जेल अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड विच एंडेड विद द पूना पैक्ट बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी जी, ठीक है। तो इस फास्ट को लेके, फास्ट अनटू डेथ, ओके, इसी को लेके फिर इनको बीच में सुलह हुई और इन्होंने क्या कहा कि चलो अम्बेडकर जी को बुलाओ और ऐसा करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो आप, बट इसकी जगह हम लोग आपको कुछ रिजर्व सीटें दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर BR अम्बेडकर जी मान गए थे, ठीक है। तो अच्छा, ये जो पूना पैक्ट था, इसको पूना पैक्ट बोलते हैं, जो हुआ था ना अम्बेडकर और गांधी के बीच में। तो ये किसने साइन किया था? अम्बेडकर जी ने, और गांधी जी की तरफ से कौन था? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी, मतलब पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था? तो अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि अम्बेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी के बीच में था, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? दलित्स को, मदन मोहन मालवीय कम्युनिटी ऑफ हिंदूज, ओके। अच्छा, इसमें जो रिजर्वेशन मिला था वो कितना मिला था कि जो उसमें प्रोविंसेस में 71 सीट से 148 इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, और सेंट्रल में 18% जनरल सीट्स रिजर्व कर देंगे, ठीक है। इतना रिजर्वेशन मिला था। उसके बाद क्या हुआ? पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, पॉलिटिक्स तो नहीं छोड़ दी, मतलब कांग्रेस छोड़ दिया, ठीक है। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना 1934 में इन्होंने कांग्रेस को लीव कर दिया था। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स से ज़्यादा जो वहाँ की कह सकते हो जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उन पर ध्यान दिया, जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह था, है ना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, ओके। इसी वजह से इन्होंने ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग भी बनाई थी, ओके। बाद में इसका नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ कर दिया था। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? घनश्याम दास बिरला, ओके, घनश्याम दास बिरला, ओके। अच्छा, BR अम्बेडकर जी ने भी एक बनाई थी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ओके। डिप्रेस क्लास लीग किसने बनाई थी? बाबू जगजीवन राम ने, ओके। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ये MC राजा ने बनाई थी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ओके। ये अम्बेडकर जी ने बनवाई थी और ये MC राजा ने, ओके। उसके बाद देखते हैं डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये कहाँ से आई? तो सबसे पहले जो आइडिया था ना सेपरेट होमलैंड का, मतलब सेपरेट कंट्री का, वो इकबाल ने दिया था, ओके। कब? इलाहाबाद सेशन में, ठीक है, इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। जबकि जो पाकिस्तान वर्ड था वो किसने दिया था? एक स्टूडेंट थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने दिया था। अच्छा, ये जो पाकिस्तान नाम भी था वो फर्स्ट लेटर से मिला के बनाया गया था। जो पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस है ना उनको मिला के बनाया गया था, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कश्मीर, सिंध, बलोचिस्तान, ओके। अच्छा, जो 22 से 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग की सेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है, जिसको चेयर किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना में। इसी में इन्होंने मतलब प्रपोज किया था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, ओके। अच्छा, इनको मोहम्मद अली जिन्ना को ही सरोजनी नायडू ने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था, ठीक है, बट इन्होंने ही बाद में फिर पाकिस्तान को अलग कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये 1940 में हुआ था, ओके। अच्छा, इसको यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं सीक्वेंस वाले, ये वाला जो पीरियड है ना 1935 से लेके 1947 तक, इसमें सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है ना, इसको ऐसे याद कर लो। ट्रिक तो क्या ही है, मतलब निमोनिक ही समझ लो, छोटा मोटा। AICQV कैम, ठीक है। तो ये याद कर लो, सारे सीक्वेंस याद हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं AICQV कैम, ऐसे 4 पार्ट में याद रखो, AICQV कैम, है ना। इसे AIC का फुल फॉर्म कुछ भी बना सकते हो, ऑल इंडिया कमेटी टाइप, ठीक है। AICQV कैम, ऐसे याद कर लो। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? A से क्या आएगा हमारा? ऑगस्ट ऑफर, ठीक है। उसके बाद I से आएगा इंडिविजुअल सत्याग्रह, फिर C से क्या आएगा? क्रिप्स मिशन, ठीक है। फिर Q से क्या आएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर W से आएगा वेवल प्लान, ओके। और फिर E से इलेक्शन हुए थे। उसके बाद कैम से क्या है? C से है कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। A से एटली स्टेटमेंट, ओके। और फिर M से लास्ट माउंटबेटन प्लान, ठीक है। तो ये पूरी टाइमलाइन हो गई, इसको ऐसे याद रख सकते हो, ओके। AICQV कैम, ऑगस्ट ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवल प्लान, इलेक्शन, कैबिनेट मिशन प्लान, एटली स्टेटमेंट, माउंटबेटन प्लान, उसके बाद इंडिपेंडेंस, ओके। अब देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, ठीक है। तो ये 1940 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है। तो अब गांधी जी का क्या कहना था कि इस टाइम जो हमारा एनिमी है, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो कमज़ोर हैं,
ठीक है। तो इस वजह से इनका हमको फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए इनकी कमज़ोरी का, बट ऐसा भी नहीं शो करना चाहिए कि हम लोग कमज़ोर हैं, ठीक है। तो हम लोग कमज़ोर ना शो करें अपने आप को, इस वजह से हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता था, एक इंडिविजुअल जाता था, वो जाके प्रोटेस्ट करता था, सबको मतलब स्पीच देता था, ठीक है। तो इससे ये शो हो रहा था कि हम डर नहीं रहे हैं आपसे, ठीक है, हम अकेले भी काम कर सकते हैं, ओके। आफ्टर रिजेक्टिंग द ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, ये देखो ऑगस्ट ऑफर रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह आया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या याद रखना है कि सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन थे, दूसरे कौन थे, बस ये याद रखना है, ओके। विनोबा भावे ये पहले थे, दूसरे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अच्छा, सर्वोदय इसी बार पहले फर्स्ट सर्वोदय वर्ड वॉज फर्स्टली यूज बाय महात्मा गांधी इसी के टाइम पर, इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम पर, ओके। और ये सर्वोदय समाज था वो इन्होंने ही बनाया था, विनोबा भावे, ओके। किसके लिए, ये ताकि जो आइडियल्स हैं ना गांधी जी के, इनको फॉलो कर सकें, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्स मिशन, ठीक है। अब ये देखो आ गया ना वही सीक्वेंस, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गया, अब क्रिप्स मिशन पे आ जाते हैं। तो क्रिप्स मिशन क्या था, इसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली क्या था क्रिप्स मिशन को समझने से पहले थोड़ा ये ऑगस्ट ऑफर समझ लेते हैं, ठीक है। ऑगस्ट ऑफर क्या था कि इस टाइम तक वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो रहा था, है ना, हिटलर अटैक करने वाला था ब्रिटेन के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे ना वो थोड़े कॉन्सिलेटरी मूव उसमें आ गए, मूड में। कॉन्सिलेटरी मूव मतलब क्या होता है कि मतलब मनाने के मूव में आ गए, ताकि इंडिया का हम लोग को सपोर्ट रहे, ठीक है, इंडिया हमारी तरफ से लड़े, ठीक है। तो इसी के लिए ऑगस्ट ऑफर आया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि ठीक है हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, इन्होंने मान लिया था कि हम आपको इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। बट इस टाइम तक बहुत लेट हो गया था डोमिनियन स्टेटस के लिए, सॉरी, डोमिनियन स्टेटस के लिए। अब लोग क्या कर रहे थे, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इससे हमको कम कुछ भी नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस जैसी लॉलीपॉप हमको मत पकड़ाओ, अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ऑगस्ट ऑफर फिर रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। इसी वजह से इसको नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, इट इज़ अ डेड एज डोर नेल, डेड एज डोर नेल, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जब किसी लकड़ी के टुकड़े में जब नेल डाल दोगे तो फिर अब वो बेकार हो जाएगी। उसी तरह उन्होंने कहा था कि जो डोमिनियन स्टेटस है वो हमारे लिए वेस्ट है, अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो ये था ऑगस्ट ऑफर। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, इन्होंने मान लिया ठीक है अब तुमको जो ऑगस्ट ऑफर में चाहिए था हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस तुमको दे देंगे। इसके साथ बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर कोई स्टेट अलग होना चाहता है ना, राइट टू सिसीड बोलते हैं जिसको, है ना, राइट टू सिसीड, कि अगर कोई अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस बात पर फिर कांग्रेस ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्रिप्स मिशन को भी। अच्छा, मुस्लिम लीग ने इसको क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इनको पाकिस्तान नहीं मिला था इसमें, ठीक है, इसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही ने रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन, ओके। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, देखो वही सब लिखा हुआ है, आफ्टर वॉर डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, इंडिया शुड बी गिवन राइट टू फॉर्म दियर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो वही सब बातें बताई गई हैं इसमें, ओके। इसमें देखो इन्होंने गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था। पोस्ट डेटेड चेक का बेसिकली क्या मतलब होता है कि जब डेट निकल जाए उस डेट का तुम हमको चेक दे रहे हो, है ना, निकल नहीं जाए मतलब फ्यूचर की डेट का हमको चेक दे रहे हो। बेसिकली इन्होंने यही तो बोला था कि जब वॉर हो जाएगा तब हम तुमको डोमिनेट स्टेटस देंगे, ठीक है। तो फ्यूचर का क्या भरोसा, तुम फिर से पलट जाओ। तो इस वजह से इन्होंने इसको कंपेयर किया था पोस्ट डेटेड चेक से, ओके। ये जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ये ऑफिशियल नेगोशिएटर्स थे कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको समझ लेते हैं पहले। चलो इधर समझते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। बेसिकली ये क्या था, इसके इमीडिएट कॉजेज़ पहले तो देख लो। बेसिकली क्या हो रहा था, इंडिया में इधर से जापान आ रहे थे, जापानीज़ आ रहे थे अटैक करने, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, है ना, इसके अगेंस्ट में थे जापान वाले, है ना। इसी वजह से तो फिर यहाँ पे वो बॉम्ब फेंक दिया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, ठीक है। तो जापान वाले गुस्साए हुए थे, इधर से एडवांस कर रहे थे अटैक करने के लिए। और जो ब्रिटिशर्स थे वो साउथ ईस्ट एशिया में भी हार चुके थे, है ना, यहाँ पे भी इनको डिफीट मिली थी। तो और भी क्या था कि मतलब इंग्लैंड में भी यहाँ पे हिटलर इन पर अटैक कर रहा था। तो ये बैकफुट पे थे ब्रिटिशर्स, इस टाइम पर बैकफुट में थे। तो इसी के अगेंस्ट फिर क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने। इसी में डू और डाई का भी वो दिया था, करो या मरो, है ना, स्लोगन दिया था गांधी जी ने, ठीक है। और क्या था इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, गांधी जी ने मतलब सॉरी चलो देखते हैं, गांधी जी ने लोगों को एडवाइस दी थी क्या क्या। एक तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो रिज़ाइन मत करो, है ना, बल्कि जो कांग्रेस को एलिजेंस दिखाओ दे, मतलब बोलो कि हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। आर्मी वालों को क्या बोला था कि आप आर्मी लीव मत करो, बट जो इतने भी इंडियंस हैं उन पर फायर मत करो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स थे, है ना, उनको भी बोला था कि आप स्टडीज़ लीव मत करो, लेकिन कांग्रेस मतलब जितना भी कांग्रेस वगैरह का प्रोटेस्ट में साथ दो, ओके। पीजेंट्स, इनको क्या बोला था, पीजेंट्स को बोला था कि आप टैक्स दो, अगर जो भी मतलब आपका ज़मींदार है ना वो अगर कांग्रेस को सपोर्ट करता है तब तो उसको टैक्स दो, लेकिन अगर कांग्रेस को वो सपोर्ट नहीं करता है, अगर ब्रिटिशर्स को साथ देता है, ठीक है, तो उसको टैक्स मत दो, ये बोला था, ओके।
तो ये पूरा था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, इसी टाइम पर कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ क्यों चल रही थी? क्योंकि जितने भी मेजर लीडर्स थे ना, मेजर लीडर्स थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो जितने भी एक्टिविटी थी वो एक तरह से बंदोबस्ती हो गई थी। ठीक है, इसी वजह से इन लोगों को अंडरग्राउंड एक्टिविटी चलानी पड़ी थी। जैसे एक रेडियो चलाती थी उषा मेहता, है ना, इन पर मूवी बनी थी, है ना। तो ऐसे कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। और कौन थे इसमें अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में? राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, अरुणा असफ अली थी, उषा मेहता थी, है ना, बीजू पटनायक थे, छोटू भाई पुराण थे, अच्युत पांडे थे, सुचेता कृपलानी थी, है ना। तो इस टाइप के कुछ लोग थे, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, उषा मेहता, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया। ओके, और कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी बन गई थी, जैसे बलिया किसके अंडर में? चित्तू पांडे, तामलुक, है ना, बंगाल में, और सतारा महाराष्ट्र में भी। यहाँ पे कौन चला रहा था? प्रति। ओके, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट का नाम था प्रति। ओके, इसके मेन लीडर कौन थे? वाई बी चवन एंड नाना पाटिल। ओके, तो ये था पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना, बाकी इसकी पूरी जितनी भी समरी है ना वो बता दी है। अच्छा, इसको किसी ने अपोज भी किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, है ना, मतलब जिन्होंने पार्ट नहीं लिया था। उसमें कौन कौन थे? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इन चारों का नाम याद रखना। ठीक है, इन्होंने अपोज किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, सुभाष चंद्र जो बोस थे उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक में। ये कहाँ पर है? ओडिशा। ओके, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और इन्होंने पास किया था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, IAS वाला। ठीक है, उस टाइम पर इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे इसको। ओके, 1920 में इन्होंने पास किया था। उसके बाद ये कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट बने थे, 1938 में और ये 1939 में, है ना, हरिपुरा सेशन। फिर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1939 में हरिपुरा सेशन में, है ना, और क्या बना लिया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद ये जर्मनी में चले गए थे, है ना, 1942 में। वहाँ पे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। ओके, इसी वजह से इनको नेताजी भी बोला जाता था, इनका निकनेम नेताजी था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको टाइटल दिया था देश नायक का, और महात्मा गांधी ने इनको क्या टाइटल दिया था? पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने जर्मनी जाकर वहाँ का जो फॉरेन डिपार्टमेंट था उसकी हेल्प से द फ्री इंडिया सेंटर बनाया। ओके, और जो वहाँ का डिक्टेटर थे एडोल्फ हिटलर, उनकी हेल्प से एक छोटी सी आर्मी भी डेवलप करी और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई। ओके, तो जितने भी वहाँ के मतलब 10,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे उन सबको रिक्रूट किया इन्होंने आर्मी में, और उस आर्मी का नाम क्या दिया? द फ्री इंडियन लीजन। ओके, अच्छा, आज़ाद हिंद फौज, है ना, ये किसने बेसिकली फाउंड करी थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। ओके, ये इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, तो जब मतलब ब्रिटिश आर्मी जब वापस जा रही थी जापान से हारने के बाद, तो इन्होंने कैप्टन मोहन सिंह ने जापान से हाथ मिला लिए थे। ठीक है, तो फिर जापान ने क्या किया था? जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे वो इनको दे दिए थे, मोहन सिंह को। ओके, उन सबको इन्होंने रिक्रूट कर दिया था आज़ाद हिंद फौज में। ठीक है, उसी को ही बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज। ओके, ये देखो, द मोहन सिंह अग्रीड एंड अंडर हिज लीडरशिप ही फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज को ही फिर बाद में रिक्रूट करके, मतलब जितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको रिक्रूट करके इंडियन नेशनल आर्मी INA ये बना था। ओके, तो INA का आइडिया किसका था? जियानी प्रीतम सिंह एंड इवाइची फुजिमारा। ठीक है, ये जापानीज थे, ये इंडियन थे। ओके, और इसकी INA की लीडरशिप किसको दी? मोहन सिंह को। ओके, तो इसकी जो फर्स्ट डिवीज़न वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इतने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, कैप्टन मोहन सिंह इसके फर्स्ट कमांडर थे, ये देख ही लिया। ओके, उसके बाद रास बिहारी बोस ने इसकी कमांड, INA की कमांड किसको दे दी? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो ये याद रखना, INA सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाया था, मोहन सिंह ने बनाया था। इसका आइडिया किसने दिया था? ज्ञानी प्रीतम सिंह एंड इवाची फुजिमारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया था? एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, है ना, और दूसरा क्या बनाया था? द फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, द फ्री इंडियन लीजन, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ईयर याद रखना। ओके, तो कैबिनेट मिशन प्लान बेसिकली क्या था? इस टाइम पर PM कौन बन गए थे? क्लेमेंट एटली। ठीक है, ब्रिटेन के ये PM बन गए थे। तो इन्हीं की अंडर में 3 लोगों की मेंबरशिप, मतलब एक कमेटी बनी थी। ठीक है, जिसने ये प्लान किया था कैबिनेट मिशन प्लान। उन तीनों का नाम याद रखना है। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ओके, दूसरे कौन थे? ये SOS थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लाए थे ना, वो थे। और तीसरे थे AV अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखने हैं। इन्हीं ने प्लान किया था कैबिनेट मिशन प्लान। बेसिकली इसमें क्या था? इसमें जितने भी प्रोविजंस थे उसमें कोशिश की गई थी कि हम लोग वीक सेंटर बनाएं और साथ में स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस बनाएं। ठीक है, तो बेसिकली क्या था? इसमें पूरा फेडरल सिस्टम बनाने की कोशिश करी गई थी, यूनिटरी नहीं बनाई गई थी। ठीक है, जैसे कि प्रोविजंस थे कि जितनी पावर्स होंगी प्रोविंसेस को दे दी जाएंगी, है ना। सेंटर्स के पास नेग्लिजिबल पावर थी, प्रोविंसेस से सीड भी कर सकते थे, है ना, मतलब हट सकते थे यूनियन से। तो उस टाइप की बातें की गई थी। तो इसको कांग्रेस ने तो रिजेक्ट कर ही दिया था, क्योंकि वही है
ये लोग तोड़ना चाह रहे थे इंडिया को, है ना, फेडरल बनाने की कोशिश कर दी गई थी, सेंटर को वीक कर दिया गया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, क्यों? उनकी तो एक ही डिमांड थी उस टाइम पे, पाकिस्तान नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये इसी से पड़ गए थे कि इनको पाकिस्तान नहीं मिल रहा, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कैबिनेट मिशन प्लान। तुम लोग ने ये देख ही लिया, क्लेमेंट एटली, है ना, ये देखो लिखा हुआ है इन तीनों के नाम, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ओके, इन तीनों का था। तो इसमें वही सब लिखा गया है कि जो प्रोविंसेस हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ABC, है ना, एक मुस्लिम डोमिनेटेड होगा, है ना, इस टाइप के। तो बेसिकली वही चीज़ होती है, वीक सेंटर, ओके। अच्छा, इसमें और भी कुछ प्रोविजंस थे, जैसे इंडियन डोमिनियन ऑफ इंडिया, इसको इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान, वो रिजेक्ट कर दी थी, है ना। यूनियन को वीक बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को भी राइट टू सीट दिया गया था, ओके। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, तो इनका नाम याद कर लेना। चलो, अच्छा, इसमें कैबिनेट मिशन में एक बात और हुई थी, इसका मतलब बेसिकली आइडिया क्या था, मतलब इनका जो एम था वो ये था कि इंडिया के लिए हम इंटरिम गवर्नमेंट एक तो बना सकें, ठीक है, और इंडिया के लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, ठीक है। ये 2 काम के लिए आई थी कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो इसी के बाद फिर क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसी के बेसिस पर, कैबिनेट मिशन के बेसिस पर 1946 में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिमांड किसने की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। और इसी डिमांड की वजह से MN रॉय ने पहली बार इसको प्रपोज किया था, ठीक है। और फिर बाद में जाके जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को, ठीक है। कांग्रेस इन फेज 4 सेशन डिफाइंड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ऑल्सो पॉइंटेड आउट इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशन पर बनी थी, ये देख ही लिया। फिर इसमें क्या था, इलेक्शन होना था 296 सीट्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, जिसमें से कि 208 कांग्रेस जीती थी, 73 मुस्लिम लीग जीती थी और 15 अदर्स जीते थे, ओके। अच्छा, इसमें याद ये रखना, मोहम्मद अली जिन्ना इसके पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और जो फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना, इस बार आया था UPSC में क्वेश्चन 2024, ओके। फिर 11 दिसंबर को दूसरा सेशन हुआ, ओके। अच्छा, ये क्यों बने थे सच्चिदानंद सिन्हा? क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, है ना, तो बाय कन्वेंशन ओल्डेस्ट मेंबर प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, इसी वजह से ये बने थे। फिर दूसरे सेशन में किसको प्रेसिडेंट बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को, ओके। फिर GV मवलंकर, ये कौन बने? स्पीकर, ओके। तो ये याद रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर देखते हैं इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। इसमें क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन, किसके पास क्या मिनिस्ट्री थी, बेसिकली ये याद कर लो, ठीक है, और कुछ याद नहीं करना है। 1946 में हुई थी, है ना, ये तो याद ही रहेगा। राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, ओके। बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था। फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा था। असफ अली, इनको रेल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिली थी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मुस्लिम लीग ने मतलब बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि हमको भी इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करनी है, ठीक है, लॉर्ड वेवल से। तो इसकी वजह से 5 मेंबर लीग के ज्वाइन करा था इंटरिम गवर्नमेंट को, ओके, जिसमें लियाकत अली जो थे उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी, ओके। अबुल कलाम आज़ाद ये मेंबर थे नहीं इंटरिम गवर्नमेंट के। दिस इंटरिम गवर्नमेंट हैड 12 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ 12 कांग्रेस मिनिस्टर्स, सॉरी, ठीक है। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अरुणा असफ अली, C राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, जॉन मठाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफत अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर एंड CH भाभा, ठीक है। तो ये 12 मेंबर्स थे इसमें, ओके। तो इन सबके नाम नहीं याद रखने हैं, बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। UPSC इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन रिलेटेड था इसमें, ओके। UPPCS में तो मुश्किल ही है इस टाइप का कुछ पूछे, ओके। 3 of these 12 were to be removed when Muslim League joined the interim government, ठीक है। पहले थे तो 12, बट जब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया तो कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 लोगों को निकाला गया था। कौन किस किस को? सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस एंड सर सफत अहमद को, ओके। फिर कृषक प्रजा पार्टी बनाई गई थी, किसके लीडरशिप में? फजलुल हक, ठीक है। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर एक कोलिशन बनाया था इलेक्शन जीतने के लिए बंगाल में, ओके। तो वहाँ के बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन थे? SS सुहरावादी, ओके। अच्छा, एक डायरेक्ट एक्शन डे भी बनाया था मुस्लिम लीग ने। डायरेक्ट एक्शन डे कब बनाया था? 16 अगस्त 1946। ये डेट याद रखना। इसको याद करने का तरीका यही है, इंडिपेंडेंस डे +1 ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो 15 अगस्त +1 16 अगस्त 1946 को बनाया था डायरेक्ट एक्शन डे। मतलब बेसिकली क्या है कि अब उनको पाकिस्तान चाहिए, बिना पाकिस्तान के हम नहीं रह सकते हैं, तो उसी के लिए बनाया था। बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पॉसिबल नहीं है, मतलब दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसका मेन पॉइंट क्या था? नोआखली, ठीक है, यहीं पे भी मेन सेंटर था ये सारी एक्टिविटीज़ का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, इसको समझ लेते हैं। बेसिकली क्या था, जब इंडिपेंडेंस हम लोग को मिली थी उस टाइम पर इंग्लैंड के PM कौन थे? क्लीमेंट R एटली, ठीक है। तो इन्होंने माउंट बैटन को भेजा था, ठीक है, माउंट बैटन को भेजा था कि आप जाइए इंडिया और उसको पीसफुल तरीके से, पीसफुल एंड इंटीग्रेटेड तरीके से उसको, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बोल लो कि उनको इंडिपेंडेंस दिलाओ, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया,
ठीक है, इसके लिए इनको भेजा गया था माउंट बैटन को। पर यहाँ पे क्या हो रहा था कि मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान पे अड़ी हुई थी, है ना। तो ये जो पॉइंट था इंटीग्रेटेड रखना जितना हो सके, है ना, तो वो तो नहीं हो पाया था। पाकिस्तान इनएविटेबल हो गया था बनना, मतलब इसका बिना कुछ आगे कोई नहीं पा रहा था, डेडलॉक हो गया था इसमें, ठीक है। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान के लिए ये लोग मान गए थे, कांग्रेस भी, ठीक है, क्योंकि डेडलॉक हो रहा था। तो इसी प्लान को हम लोग माउंट बैटन प्लान बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्लेमेंट एटली ने क्या डेट डिसाइड करी थी, 30 जून 1948, इस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, ठीक है। बट बाद में लॉर्ड माउंट बैटन आए और उन्होंने क्या डेट रखी, वही 15 अगस्त 1947, ठीक है। वही माउंट बैटन प्लान पास कब हुआ था, 3 जून 1947, ओके। चलो, तो ये था इंडिपेंडेंस तक का। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन हर साल 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करो, ये जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 13 मिनट्स की, है ना, 13 मिनट की टोटल वीडियो है, इसमें सारे जितने भी रिफॉर्म्स हैं, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब अच्छे से, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह हो गया, तो सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है 13 मिनट में, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए थी, बट बिल्कुल ये फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से इसको समझाया है, इसको देख लेना, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, जैसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, बुक्स, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं स्टेट से, कौन सी बुक किसने लिखी, कौन सी मैगजीन किसने लिखी, है ना, उसके ऑथर्स कौन थे, और वाइसरॉय और गवर्नर जनरल किसने क्या काम किया, है ना, किसके टाइम पर क्या हुआ, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसके लिए घटना चक्र सफिशिएंट नहीं होगी, इसके लिए हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे इसको, ठीक है, अलग अलग वीडियो में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लीव कर रहे हैं, इसको बाद में कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग की पूरी जितनी भी घटना चक्र थी ये इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की, वो कंप्लीट हो गई है, ओके। चलो, थैंक यू। बताना कि कैसी लगी सीरीज़, और हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लाई जाए, मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी पे, या तो फिर इन्वायरमेंट पे, है ना, या तो फिर पॉलिटी पे, मतलब जो भी चाहिए हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, उसी हिसाब से जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे वो करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।